कोई भी माता पिता अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए वह दिन रात अथक परिश्रम करते हैं ताकि हमारे संतान को किसी तरह की कोई कमियां ना रह जाए, उनके भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वह उच्च शिक्षा और पैसे रुपए कपड़े लत्ते तमाम तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना रास्ता स्वयं चुनना पसंद करते हैं। इस घटना में भी ऐसा ही कुछ होता है, जो कि एक लड़की अपने जीवन का रास्ता स्वयं चुनती है और आगे चल के उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह न ही जिस रास्ते को चुनी है उस पर चलना चाहती थी और न ही अपने माता पिता के पास वापस आना चाहती थी, बल्कि एक दिन उसकी इसी वजह से उसकी जान चली जाती है। पछताने के सिवा उसको कुछ नहीं बचता है। जी हाँ, आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए, ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की कसया थाना अंतर्गत की है। इब्राहिम नाम का एक शख्स रहता है जिसकी पत्नी का नाम समीना खातून है और इन दोनों के पास 4 संतान हैं, जिसमें 3 बेटियां और एक छोटा बेटा है। बड़ी बेटी की उम्र लगभग 20 साल से ऊपर है और वह शादीशुदा है। समीना रोकते बिलखते एक दिन थाने पहुंचती है और थानेदार से अपनी समस्या को बताती है। वह रोती बिलखती बताती है कि साहब, मेरे बेटी और दामाद करीब 1 हफ्ते से उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मेरी लास्ट बार मेरी बेटी से 17 जनवरी 2023 को उससे बात हुई थी और उसके बाद से मैं उनसे बात न होने के कारण मैं 20 तारीख को उसके घर भी गई थी, तो बाहर से देखी तो घर पे ताला लगा था और उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। दिल में तमाम तरह के ख्यालात आ रहे हैं। साहब, कुछ करिए, मेरी बेटी और दामाद का कहीं से कुछ पता जरूर निकालिए। थानेदार महोदय उसी महिला के आधार पे एक तहरीर लिखते हैं और उसी पे खोजबीन शुरू कर देते हैं। 25 जनवरी को ही वह थानेदार महोदय रोशन के जो उसका दामाद है उसके घर पे जाते हैं और जब जाते हैं वहाँ तो देखते हैं कि वास्तव में उसके घर पे ताला बंद है बाहर से। और इसके बाद वहाँ काफ़ी कुछ खोजने का प्रयास करते हैं। जब उसके दरवाजे के समीप जाते हैं तो उस मकान से कुछ दुर्गंध निकल रही थी। जैसे ही दुर्गंध की महसूस होती है पुलिस वालों को, तो उन्हें समझते हुए मैटर को देर नहीं लगती है और वह समझ जाते हैं कि आखिरकार कुछ न कुछ तो अंदर गड़बड़ है। इसके बाद दरवाजे को तोड़ा जाता है और घर के अंदर पुलिस जैसे ही प्रवेश करती है तो घर के अंदर काफ़ी अंधेरा था और जब लाइट जलाया जाता है तो डेड बॉडी बेड पे पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को देखने के बाद समीमा को खबर देती है और उसे बुलाया जाता है। तुरंत ही जब मौके पर वह पहुंचती है तो वह डेड बॉडी को देखकर चिल्लाने चीखने लगती है और कहती है, साहब, यही मेरी बेटी है। आखिरकार किसने मेरी बेटी के साथ ऐसा कर दिया? वह चिल्लाती चीखती है और इसके बाद पुलिस उस शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए थाने लेके चली आती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इसके बाद पुलिस अपने तरीके से अब जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिरकार इसकी किसने हत्या की। समीमा का जो दामाद है रोशन के नंबर पे पुलिस फ़ोन लगाती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और उसका कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार वह जिंदा है या वो भी मर चुका है, पुलिस को कोई पता तक नहीं चल पा रहा था। इसके बाद करीब 1 महीने बीत जाते हैं। पुलिस इस घटना का पर्दा नहीं उठा पाती है, काफ़ी परेशान रहती है और इसके लिए कई टीमें गठित की जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और पुलिस को एक सुराग लग जाता है कि उसका जो दामाद है रोशन, वह जीवित है और उसे कसाई थाना अंतर्गत देखा गया है। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही उस मौके पे पहुंच के रोशन को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेके आती है। इसके बाद पुलिस रोशन से पूछताछ करती है। रोशन पहले तो पुलिस को तमाम तरह की बातें, इधर उधर की बातें करता है और पुलिस को इस घटना से अनजान बन के सारी बातें करते रहता है। लेकिन पुलिस भी समझ जाती है इसकी चाल को, इसके बहकावे को पुलिस समझ जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पे थोड़ी भी मायूसी नहीं थी कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है।
तो पुलिस को यह चीज़ समझते देर नहीं लगती है और उसे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सारे राज उगल देता है। पुलिस के सामने जो सच्चाई बताता है यह सुनकर सभी के पैरों तले से जमी खिसक जाती है। एक फेसबुक चैट के जरिए शुरू होती है। पुलिस को वह बताता है कि साहब इब्राहिम पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और उसकी पत्नी समीना घर के कामकाज को संभालती है। वह ड्राइविंग के लिए जब निकल जाता है महीनों महीनों गायब रहता है। घर की पूरी जिम्मेवारी उसकी बीवी पे ही है और 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तीनों बेटियों में सोनी सबसे बड़ी बेटी है और पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार थी। घर के कामकाज अपने मम्मी के साथ किया करती थी। जब भी काम खत्म हो जाते थे तो मोबाइल लेके मोबाइल में बैठ जाती थी और कहीं फेसबुक पे कहीं व्हाट्सएप के ज़रिए दिन भर व्यस्त रहा करती थी। एक दिन की बात है, जब मैंने ऐसे ही प्रोफाइल चेक कर रहा था तो इसकी प्रोफाइल पे मैंने हाय करके मैसेज भेजा। फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे ही मैंने भेजा तो इसके तरफ से एक्सेप्ट किया गया और इसके बाद हम दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे से बातचीत होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, एक दूसरे को हम करीब होने लगते हैं और इसके बाद फिर हम अपना नंबर उसको दे देते हैं, वह अपना नंबर मुझे दे देती है। दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे समय बीतता है, हम दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना चालू कर देते हैं। सोनी मन ही मन मुझसे शादी करने का फैसला कर लेती है और यह बात मैं नहीं समझ पाता था क्योंकि मैं केवल एक रिलेशन बस ही रखना चाहता था। धीरे धीरे वह यह बात अपने मम्मी को बताती है। जब यह बात अम्मी उसकी सुनती है तो उसके पैरों तले से जमी खिसक जाती है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है। वह रोशन दूसरी कौम का है और तुम दूसरी कौम की हो, ये शादी कैसे हो सकती है। वह समझाती है और कहती है कि समाज में हमारी नाक कट जाएगी, बिरादरी से लोग हमें काट देंगे, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिसकी वजह से हमें सर को झुकाना पड़े। सोनी कहती है मम्मी तुम परेशान ना हो, मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आप लोग का सर समाज में झुक जाए। सोनी अपने मम्मी को इसी तरीके का दिलासा देके मम्मी को तो मना लेती है, लेकिन एक दिन रोशन उसे फ़ोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। जब वह उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं तभी रोशन उससे शारीरिक संबंध बनाने का इशारा करता है, लेकिन वह साफ इनकार कर देती है कि नहीं, जब तक शादी नहीं करोगे तब तक ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। जैसे ही शादी का नाम रोशन सुनता है उसको एक शॉट सा लगता है और वह तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है ऐसा संभव नहीं है, मैं तुमसे किसी भी कीमत पे शादी नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों में वाद विवाद होता है और दोनों घर को वापस चले जाते हैं। सोनी जब घर पे पहुंचती है तो यह बात अपने मम्मी को बताती है और मम्मी को जब यह बात सुनती है तो मम्मी भी उसे पहले ही मना कर रही थी। कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, आजकल के लोग का यही व्यवहार है, यही चरित्र है, सब लोग किसी का शोषण ही करना चाहते हैं। इसके बाद वह बहुत रोती है, लेकिन उसकी मम्मी काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उसे चुप कराती है। रोशन को फ़ोन लगाते हैं और उसका फ़ोन नहीं उठाता है। रोशन कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी वह फ़ोन नहीं उठाता है। धीरे धीरे हफ्तों बीत जाते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठाता है। कभी कभार उठा भी लेता था तो वह ढंग से बातें नहीं करता था और कहता था तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ और मेरा कोई वास्ता नहीं है और तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। यह बात सोनी को तो नागवार लगती थी क्योंकि वह मन ही मन उसे दिल दे चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि अब किसी के साथ उसको और शादी करना पड़े। एक दिन हम लोग एसपी कार्यालय जाते हैं और एसपी महोदय से सारी बात बताते हैं। रोशन साहब कसाई थाने अंतर्गत ड्यूटी करता है और वह मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाया, रिलेशनशिप रखा, लेकिन वह अब शादी से इनकार करता है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। एसपी महोदय उस महिला को और उस लड़की को आश्वासन देते हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ जो भी होगा न्याय होगा, मैं ज़रूर न्याय दिलाऊंगा, तुम जाओ, 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें सूचना फिर दूंगा। वह महिला और बेटी दोनों वापस चली आती हैं। इसके बाद एसपी महोदय उस सिपाही को खबर करते हैं और उसे एसपी कार्यालय बुलवाते हैं। एसपी महोदय की तमाम कोशिश करने के बाद वह राज़ी हो जाता है, शादी के लिए हाँ कर देता है। यह खबर उस
सोनी के माँ को और सोनी को दी जाती है और एसपी कार्यालय बुलाया जाता है और दोनों को आमने सामने बुलाकर बातचीत कराया जाता है। इसके बाद दोनों का एक मंदिर में शादी करवा दिया जाता है। शादी होने के बाद रोशन सोनी को लेकर अपने थाने चला आता है और वहीं एक किराए पे मकान लेके रहने लगता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और उन दोनों के जो संबंध थे धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। रोशन उसे कभी कभी बात बात में पीट देता था, मार देता था। तो यह बात वो अपनी मम्मी को बताती थी। मम्मी भी अब करती तो क्या करती, वह समझाने के सिवा कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। 17 जनवरी को जैसे ही हम वापस ड्यूटी से आए तो वह खाना बना के रेडी थी और हम दोनों खाने के लिए तैयार हुए और हमारी और उसकी कुछ बात को लेकर कहा सुनी हो गई। इसके बाद मारपीट चालू हो गया। मैंने गुस्से में आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद बाहर आने के बाद मेरे पास कोई रास्ते नहीं थे भागने के सिवा और मैं वहाँ से फरार हो गया। यह तो पता ही था कि एक दिन न एक दिन मैं पकड़ा ज़रूर जाऊँगा और इसीलिए मैं जैसे ही यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों तक पहुँचती है तो सब लोग जानकर इस घटना को हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार कोई शख्स कैसी ही अपनी पत्नी को इस तरीके मौत के घाट उतार सकता है। जी हाँ, दोनों एक दूसरे को जहाँ जान न्यौछावर करते थे वहीं उसका पति उसके मौत का कारण बन जाता है। इस घटना में रोशन को 302 के तहत जेल हो जाता है। जी हाँ साथियों, यह घटना कहीं न कहीं समाज को झकझोर के रख दी कि आखिरकार माता पिता के बात को ही मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता किसी के भी हों वह नहीं चाहते हैं कि मेरी संतान को किसी प्रकार का दुख हो सके। तो जी हाँ साथियों, हमें ज़रूर अपने बड़ों की बातों को मानना चाहिए और ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्याएं ना जन्म लें। जी हाँ साथियों, इसी घटना के साथ होना चाहेंगे। अलविदा, फिर मिलेंगे एक दूसरी घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।